यूपी की डुमरियागंज लोकसभा सीट, जहां 2024 लोकसभा चुनाव में देखने को मिली कांटे की टक्कर। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने समाजवादी पार्टी के भीष्म शंकर तिवारी को 43,862 वोटों से हरा दिया। डुमरियागंज से लगातार 4 बार जीत दर्ज करने वाले जगदम्बिका पाल का लंबा सियासी करियर रहा है। जगदम्बिका पाल 1983 में उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के सदस्य बने। साल 1993, 1996 और 2003 में बस्ती से विधायक रहे। 2009 में डुमरियागंज से पहली बार लोकसभा सांसद बने। 2014 में बीजेपी में शामिल हुए। 2014, 2019 और 2024 में लोकसभा चुनाव जीता। तो आज न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के खास शो सांसद जी को जानिए में खास बात होगी बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल से। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज 18। न्यूज 18 का खास कार्यक्रम सांसद जी से मिलिए, जिसमें आज हम आपको एक खास शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 2 बार के सदस्य, विधानसभा के 3 बार के सदस्य और सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज से 4 बार के सांसद, लगातार 4 बार के सांसद जगदम्बिका पाल सर। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 18 पर। मैं सबसे पहले हालिया मुद्दे से शुरू करूंगा सर। अभी मोदी सरकार 3.2 का पहला बजट पेश हुआ है। मैं संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, आपकी नजर में बजट कैसा है? देखिए, ये बजट देश के सभी वर्गों को उनके लिए एक स्पष्ट नीतियां लेकर के आया है और इस बजट में 4 वर्गों को खास रूप से हमने फोकस किया है। एक देश का युवा, देश का किसान, देश के महिला और गरीब। और उन 4 वर्गों के लिए हमने एक स्पष्ट तौर से 9 हमने पैरामीटर्स पे पूरे बजट के लिए हमने वित्तीय व्यवस्था की। आपने पहली बार देखा होगा कि एग्रीकल्चर के मामले में अभी तक केवल एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन की बात होती थी और उसके मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि किसान को कितना उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। पहली बार आपने देखा कि इस बजट में किसानों के प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है और कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, उत्पादकता, एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात हो रही है। उत्पादकता के लिए उसके लिए एग्रीकल्चर रिसर्च पर जोर दिया गया। कांग्रेस यूपीए की सरकार ने डॉक्टर स्वामीनाथन की कमीशन को एस्टेब्लिश किया। उनकी रिपोर्ट 2006 से ठंडे बस्ते में पड़ी, लागू नहीं हो पा रही थी। आपकी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ गई है। दिशा में आगे बढ़ी, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये बजट सरकार बचाओ बजट है और यही कारण है कि बिहार को और आंध्र प्रदेश को झोली भर भर के पैसा दिया गया। देखिए, अगर बिहार उनकी सरकार में भी उनके साथ थे, ऐसा नहीं, और बिहार में अगर वो मांग रहे थे कि बिहार में हम एक पिछड़ा राज्य माना जाता है, आंध्र प्रदेश का बंटवारा हमने नहीं किया, कांग्रेस की सरकार ने ही किया कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को, तो क्या 10 वर्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह की जिम्मेदारी नहीं थी कि जब आपने बंटवारा कर दिया तो कैपिटल के लिए या जो एक रिहेबिलिटेशन स्टेट थी रूल, उसके एक्ट के अंतर्गत उनको आप वित्तीय सहायता दें? तो अभी तक अगर कांग्रेस के द्वारा बनाए गए राज्य की अमरावती राजधानी नहीं बन पाई, तो इसके लिए तो उनको शर्मसार होना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। आज मोदी जी ने 15,000 करोड़ दिया है, तो अगर एक राज्य आपने बनाया और उस राज्य को राज्य का रूप देने के लिए, राजधानी के लिए हम सरकार के वित्तीय व्यवस्था में 15,000 बजट में प्रावधान कर रहे हैं, तो हम अगर आंध्रा को दे रहे हैं तो स्वाभाविक है। पिछली बार जब आप लोकसभा की कार्यवाही के दौरान बोल रहे थे तो आपने कहा कि बाढ़ से उत्तर प्रदेश के तकरीबन 21 जिले प्रभावित हैं। उसमें आपका सिद्धार्थनगर भी है, जिसमें 580 के आसपास गांव जो हैं वो बाढ़ग्रस्त हो गए हैं। किसान वहां पर परेशान हैं और उस परेशानी के अध्ययन के लिए एक टीम को वहां पर जाना चाहिए, उसका अवलोकन करना चाहिए, उसके हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। उसमें क्या हुआ था उस दौरान वो भी बताइएगा, क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बिहार को बाढ़ से बचाने के पहले आपको यूपी को तो बाढ़ से बचाना होगा, यूपी को आपने नजरअंदाज कर दिया। देखिए, पहली बार ऐसा होगा कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, तो अगर उस कभी भी सरकार में बाढ़ पहली बार नहीं आई है। बाढ़ जब अखिलेश यादव पिछली बार मुख्यमंत्री थे तब भी बाढ़ आती थी, बहन मायावती थी तब भी बाढ़ आती थी। लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं आपके चैनल पे कि बाढ़ हर बार आती है। नेपाल की फुटहिल्स में सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, महाराजगंज, कुशीनगर, श्रावस्ती, पीलीभीत, खीरी लखीमपुर, इन जनपदों में बाढ़ की
विनाश लीला हर सरकारों में आती, क्योंकि बाढ़ कोई राजनीतिक विषय नहीं है। लेकिन किसी भी बाढ़ में आज तक कभी अखिलेश यादव लखनऊ राजधानी छोड़ के बाढ़ पीड़ितों के बीच में नहीं आए। कभी बहन मायावती नहीं आई। बहुत मुश्किल से उनके सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह जी आते थे और सिद्धार्थनगर के मुख्यालय पर अधिकारियों की मीटिंग करके वापस चले जाते थे। नसीमुद्दीन मायावती की सरकार में आते थे, वापस चले जाते थे। जब से योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, अगर बाढ़ आई होगी तो स्वयं वो बाढ़ पीड़ितों के बीच में आए होंगे। अगर गांव मैरूंड है, बाढ़ में भी देखा होगा, श्रावस्ती में, बहराइच में, तो कितना संवेदनशील मुख्यमंत्री। बाढ़ आने के पहले उत्तर प्रदेश की सरकार तैयारियां कर लेती है। पहले तो स्थिति होती थी कि समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस में आती थी बाढ़, तो फिर नाव तब तलाशना शुरू होती थी। सर, कार्यक्रम का नाम है कि सांसद जी से मिलिए, तो इस वक्त इस कार्यक्रम के जरिए सिद्धार्थनगर, डुमरियागंज की जनता भी आपको सुनेगी, अच्छी तरीके से समझेगी। तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि एक सांसद के तौर पर चौथा आपका ये टर्म है, डुमरियागंज की किन चुनौतियों को आप बहुत करीब से समझ रहे हैं, जिनका समाधान अभी तक नहीं हो पाया, जो आप अपने इस कार्यकाल में लोकसभा के भीतर उठाने वाले हैं, इस विश्वास, इस भरोसे के साथ कि उसका समाधान होगा? देखिए, मैं निरंतर ये मानता हूं कि सिद्धार्थनगर की जनता ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी में भरोसा किया और मुझ में जो विश्वास किया, मैं उसकी उस विश्वास की कसौटी पे खरा उतरूं। सिद्धार्थनगर में जब मैं 2009 में जीता तो ना वहाँ कोई एक नेशनल हाईवे था, न रेलवे की कोई ब्रॉडगेज थी, तो न रोड की कनेक्टिविटी थी, न रेल की कनेक्टिविटी। बाढ़ आ जाता था, सिद्धार्थनगर एक टापू बन जाता था और हम बस्ती नहीं जा सकते थे। आज हमने दो हाईवेज बनवाए। एक नेशनल हाईवे 730 जो गोरखपुर से कुशीनगर से शुरू होती, कुशीनगर, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती जाती है, और दूसरी ककरहवा जो नेपाल के बॉर्डर से शुरू होती, जो लुम्बिनी उस पार है, उस ककरहवा से वाराणसी, वाया बस्ती, सिद्धार्थनगर, दो हाईवे किया। स्वास्थ्य मंत्री जी श्री जेपी नड्डा जी थे, प्रधानमंत्री जी एक नीति लाए कि 3 जिलों में या 3 लोकसभाओं के बीच में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। बस्ती में एक मेडिकल कॉलेज हो चुका था, तो सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर को स्वाभाविक नहीं मिलता। लेकिन मेरे सांसद मुझमें भरोसा किया, मैंने यहाँ पे प्रयास किया लगातार आदरणीय मोदी जी से, और उसका परिणाम हुआ कि हमें बस्ती के साथ साथ सिद्धार्थनगर को मेडिकल कॉलेज मिला। अभी उत्तर प्रदेश की सियासत में जो कुछ घट रहा है, खासतौर से अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में जिस तरीके से वार पलटवार चल रहा है, सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ वो लोग मुखर होकर बोलते रहते हैं। आज ही अखिलेश यादव ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली का वाईफाई पासवर्ड है उत्तर प्रदेश में। देखिए, ऐसा है कि अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, और जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, वक्तव्य दे रहे हैं, उन्हें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी विद द डिफरेंस है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में संगठन हो, सरकार हो, एक समन्वय के साथ चल रही है। और स्वयं आपने श्री केशव प्रसाद मौर्य जी हों, ब्रजेश पाठक जी हों, मुख्यमंत्री जी हों, आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दोनों मुख्यमंत्री या पूरी कैबिनेट जनता के डिलीवर करने के लिए काम कर रही है। और जहां यूपी को बीमारू राज्य कहा जाता था अखिलेश के राज्य में, मायावती के राज्य में, आज यूपी को गुड गवर्नेंस का एक स्टेट कहा जा रहा, मॉडल माना जा रहा है। अग्निवीर और अग्निपथ तो ऐसी योजना है कि शायद दुनिया में ऐसी कोई योजना नहीं हो सकती, कि हम अपनी आर्मी को एक युवा आर्मी बना रहे हैं। और आर्मी में कुछ दिन काम करने के बाद आज आपने देखा कि आज ही योगी आदित्यनाथ का कितना बड़ा फैसला हुआ। उन्होंने कहा, मैं अपने उस अग्निपथ योजना के अग्निवीरों के लिए प्रदेश सरकार की नौकरियों में आरक्षण देंगे। और इसी तरह से बीएसएफ ने कहा, सीआरपीएफ ने कहा, पैरामिलिट्री फोर्सेज ने कहा। तो अगर कुछ वर्ष तक आप आर्मी में नौकरी करें, देश की सीमाओं की हिफाजत करें। ये सारी उपलब्धियां जितनी आप गिना रहे हैं, ये आप जनता को सही तरीके से बता समझा नहीं पाए, इस वजह से उत्तर प्रदेश में सीटें कम हुई, या फिर राहुल और अखिलेश साथ में आए और पूरे इंडिया ब्लॉक ने जो आप लोग कहते हैं कि संविधान और आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाया, इस वजह से आपको नुकसान हुआ? आप देखिए, 60 वर्षों के बाद इस देश में आज प्रधानमंत्री तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। 60 वर्ष में कहीं एक सरकार तीसरी बार नहीं आई, हैट्रिक नहीं लगी, हैट्रिक नहीं लगी है। और हमने कोई पोस्ट पोल अलायंस नहीं किया।
चुनाव के पहले प्री पोल अनाउंस है, चाहे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से हो या जेडीयू के नीतीश जी की पार्टी। तो प्री पोल अलायंस का मीन्स कि हम जनता के सामने उस गठबंधन को लेके गए और उससे स्पष्ट बहुमत मिला। ठीक है सर, आपको और कार्यक्रमों में जाना है। आखिरी के 2-3 सवाल मैं जल्दी जल्दी आपके सामने रखूंगा। अखिलेश राहुल अगर मिलकर 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरते हैं, चुनौती है आप लोग के लिए, अगर उनका साथ आगे बढ़ता रहता है? इसके पहले भी एक बार आ चुके हैं वो लोग 17 में, तो 17 में। हाँ, लेकिन 24 में तो वोट परसेंट भी बढ़ा, सीटें भी बढ़ी। दो ही बार हाँ। आप देखिएगा, हाँ। 2 ही बार। अरे यही अखिलेश हैं जो मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा कि हमने इतनी सीटें मांगी, कांग्रेस के बारे में बहुत अपशब्दों के कहा और कहा मेरी भूल थी, मैं जिंदगी में कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा। तो अभी देखिए कि उनका समझौता भी रहेगा कि नहीं रहेगा। मायावती जी के वोट का अखिलेश यादव की तरफ या कांग्रेस पार्टी की तरफ खिसकना, ये आपके लिए चिंता की बात है? सीधे शब्दों में कहूं तो मायावती जी का उत्तर प्रदेश में कमजोर होना, क्या ये आपके लिए चिंता की बात है? कभी दलित जा ही नहीं सकता अखिलेश के साथ। मायावती का वो तो पीडीएफ फार्मूला लेके चल रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा फार्मूला हिट है। फार्मूला कहाँ है? कभी वो कह रहे देखिए अवधेश प्रसाद जी अयोध्या से जीत गए, लेकिन दलित कभी साइकिल पे निशान लगा ही नहीं सकता। जानता है कि उत्तर प्रदेश के गाँव में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रताड़ित करता है तो उन्हीं के लोग करते हैं। आपके नाम के आगे एक परिचय ये भी है कि आप उत्तर प्रदेश के 31 घंटे के मुख्यमंत्री हैं, क्या कहेंगे आप? आज मैं वर्तमान का सांसद हूँ और मैं केवल वर्तमान में जीता हूँ। और आपने जैसा मेरा परिचय दिया कि मैं 2 बार का विधान परिषद सदस्य रहा हूँ, 3 बार का विधानसभा में रहा हूँ, 4 बार से लोकसभा में जीता। ये लगातार जो जीत है ये सिद्धार्थनगर की महान जनता की जीत है, ईश्वर की कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।